हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और सब काम बड़े अच्छे से बड़े तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। हाँ जी बेटे, जो हमारी मंडे और ट्यूसडे की थी 2 दिन की वीडियो, वो थी सुनहरी धूप का चैप्टर 1 और चैप्टर 2। इट मीन्स रीडर के दोनों चैप्टर थे। आज जो मैं जिसकी रिवीज़न करवाने जा रही हूँ वो आपका है ग्रामर का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। तो पहले भी मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, लेकिन आज फिर मैं इसका हल्का फुल्का आपको बताने के बाद थोड़ा सा वर्कशीट के बारे में भी बताऊंगी। मैंने वर्कशीट रेडी की है, उसको आपने बहुत अच्छे से इसके आंसर्स देने हैं। जो क्वेश्चंस हैं उनके 1 वर्ड आंसर देने के बाद और या 1 सेंटेंस के अंदर, बस इससे ज़्यादा आपने बड़ा आंसर नहीं बनाना है और इससे ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं बनाना है आपको। और आगे जो इसके हैं वो खालिस्तान भरो और ट्रू फॉल्स, तो ये 3 ही टाइप्स के मैंने डालने हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे से मुझे करके भेजोगे और इसको रफ़ नोटबुक पे के ऊपर सिर्फ आंसर लिख लिया करो, क्योंकि ये चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है। इसको बार बार फिर नोटबुक पर करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आपने क्या करना है, सिर्फ इसकी रिवीज़न करनी है। रिवीज़न कैसे? जैसे एक बार या तो मेरी वीडियो सुन लो अच्छे से जो मैंने बोला है जो भी, और या फिर आप अपनी बुक के पास चैप्टर नंबर 1 ग्रामर की बुक है जो, उसको अच्छे से पूरा रीड करके उसको साइड पे रख के देन उसके बाद मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स दो। इसमें कोई चीटिंग नहीं करनी, किसी ने भी ये नहीं करना कि बुक खोल के उसके अंदर से देख लिया और फिर आंसर्स लिख लिए, तो ये गलत बात है। हालांकि मेरे पास 2-3 बच्चों के ऐसे आए जिसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स थी, लेकिन मुझे उनको देख के ये लगा कि उस बच्चे ने चीटिंग नहीं की है, बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया है, और ये चीज़ ही मुझे बहुत अच्छी लगी। चाहे उनका गलत था, 2 या 3 नंबर 4 नंबर का गलत भी होगा, बट एक अंदर से मन को सेटिस्फेक्शन थी कि मेरे बच्चे ने बिना देख के किया है, चीटिंग नहीं की है। तो यही सेटिस्फेक्शन आपके अंदर भी होनी चाहिए कि हमने चीटिंग करके नहीं किया, हमने अपने आप से आंसर दिए हैं और मुझे ये वाले आंसर बहुत पक्के से आते हैं। तो बच्चे, अब मैं थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन करने जा रही हूँ चैप्टर 1 को। सबसे पहले इसका मैं डिफ़ाइन करूँगी कि भाषा क्या होती है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, अपने विचारों को और अपने भावों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। इसको किसी भी टाइप से आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको बुकिश लैंग्वेज ही लिखनी है, नहीं। आपको ये आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि भाषा के द्वारा हम विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं, या हम अपनी बातों को साझा करते हैं। जिस माध्यम के द्वारा साझा करते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी डेफिनेशन दे सकते हो। उसके बाद मैं बात करूंगी कि भाषा के रूप, इट मीन्स भाषा की टाइप्स। भाषा के 2 भेद होते हैं, एक बोलकर और दूसरा लिखकर। बोलकर वाली भाषा को हम मौखिक भाषा भी कहते हैं और लिखने वाली भाषा को लिखित भाषा। तो इसके 2 भेद हो गए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब बच्चे बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। मौखिक भाषा, बोली जाने वाली भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल क्या हैं? भाषण सुनना, कहानी सुनना, टेलीफोन पे बात करना, आपस में बातचीत करना, तो ये सारे क्या हैं? मौखिक भाषा के ही उदाहरण हैं। भाषण देना। तो उसके बाद लिखित भाषा, लिखी जाने वाली भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। तो लिखित भाषा के उदाहरण कौन से हो सकते हैं? जैसे कि नोटबुक पे कोई काम करना, समाचार पत्र भी लिखित भाषा में हो जाता है, चिट्ठी लिखना, पत्र लिखना, ये भी सारे लिखित भाषा के ही एग्जाम्पल हैं। हाँ जी बच्चे, और इसके अंदर मैंने पूछा हुआ है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो वो वर्णमाला। लिपि किसे कहते हैं, जो मेन इसी चैप्टर का ही क्वेश्चन है कि लिपि किसे कहते हैं।
तो लिपि किसे कहते हैं? किसी भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्ह जो बनाए जाते हैं, लिखित भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। इस तरीके से भी कह सकते हो, किसी भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को भी लिपि कहते हैं। तो इसको आप किसी भी टाइप से लिख सकते हो। देन उसके बाद जो क्वेश्चन है मातृभाषा। बच्चे ये हालांकि आपके चैप्टर का पार्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बताना ज़रूरी समझा कि मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा माँ की भाषा, माँ के द्वारा सीखी गई, जो आपने माँ से अपनी सीखी है उसी भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। जो हम अपने परिवार के अंदर रहकर सीखते हैं, अपने दादा दादी से, अपने भाई बहन से, अपने मम्मी पापा से जो भाषा हम सीखते हैं वो मातृभाषा होती है। माँ से सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर बना सकते हो। एक इसके अंदर जो आएगा वो आएगा राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा हिंदी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है, ये हमारी राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय भाषा को ही राजभाषा कहा जाता है। तो जो राष्ट्रीय भाषा है, तो जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं वो इसी राजभाषा के अंदर ही होते हैं। तो संविधान के द्वारा इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और कब दर्जा दिया गया था? 14 सितंबर को, जब हम हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को जब हम हिंदी दिवस मनाते हैं तो उसे हम राजभाषा का दर्जा इसीलिए दिया जाता है क्योंकि 14 सितंबर को इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था। एक इसके अंदर बात की थी बोली। बोली किसे कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को। क्षेत्रीय रूप क्या होता है? जैसे कि एक सिरसा के अंदर ये अलग अलग कॉलोनीज़ हैं और अलग अलग कॉलोनीज़ के अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो उसको हम क्षेत्रीय रूप कहते हैं। तो वही बोली कहलाती है। हमने बात की थी लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो वो उसके अंदर मैंने एक बात और बतानी है कि हर एक भाषा की लिपि अलग अलग होती है। पंजाबी की लिपि गुरमुखी है, उर्दू की लिपि फ़ारसी है, हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है और अंग्रेज़ी की लिपि रोमन है। तो इस तरीके से लिपियाँ भी इनकी अलग अलग होती हैं। देन उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण भाषा को शुद्ध करता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और बोलना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। बच्चे, मैंने खाली स्थान के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा ही डैश कहलाती है, वो मैंने अभी अभी आपको क्लियर कर दिया। भाषा के क्षेत्रीय रूप को डैश कहते हैं, ये भी मैंने आपको क्लियर किया है। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी? अभी मैंने सभी भाषाओं की लिपि बताई है आपको। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये मैंने अभी बताया है कि उसी को ही राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और मैंने व्याकरण के बारे में अभी अभी बात की है कि जो भाषा को शुद्ध करता है वो शुद्ध करने वाला शास्त्र ही व्याकरण है। इस तरीके से जो आपके आगे वाले पार्ट है, इसका आगे है सही या गलत। सही गलत में बच्चे मैंने पूछा हुआ है कि पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है, तो ये आपको ही बताना है कि गुरमुखी होती है तो टिक, अदर नहीं है तो आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। भोजपुरी लिपि है या भाषा है? तो इसके अंदर मैंने दे दिया भोजपुरी लिपि है, तो आप इसको देख के आपने इसका टिक करना है या क्रॉस करना है, ये आप पर है। भारत की राजभाषा का गौरव हिंदी भाषा को प्राप्त है, तो ये मैंने अभी अभी क्लियर किया है आपको, तो इसके लिए आप क्या लगा सकते हो? टिक कर सकते हो। भोजपुरी लिपि है, लिपि नहीं होती, भोजपुरी भाषा है। लास्ट है भाषा भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का सशक्त साधन नहीं है। तो बच्चे ये, जबकि भाषा भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का सशक्त साधन है, इसमें मैंने नहीं है दिया है, तो आप अपने आप समझ जाइए कि इसका आंसर क्या आएगा। जो लास्ट है वो है संकेतों की भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो संकेत कौन से होते हैं? इशारों की भाषा को। शायद आपको याद होगा कि जब मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था बच्चे कि जब बच्चा 1 साल का होता है तो उसे कुछ भी बोलना नहीं आता, लेकिन वो अपने इशारों से, अपने संकेतों से अपनी माँ को समझाता है कि उसे क्या कुछ चाहिए। तो उन्हीं को ही हम कुछ एक बाद में भी बच्चे बोलना नहीं सीखते, लेकिन वो फिर किसके द्वारा बात करते हैं? संकेतों के द्वारा। तो उनके लिए
अलग से एक भाषा हो जाती है सांकेतिक भाषा। इशारों की भाषा को ही हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो इसके आगे भी आपने टिक क्रॉस जो आपको लगाना है, आपको जो ठीक लगता है वो करोगे। तो बच्चे ये थी आपकी चैप्टर 1 ग्रामर की वर्कशीट। आप बच्चों ने इन सभी के आंसर्स देकर रफ नोटबुक पर, फेयर पर नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, रफ नोटबुक के ऊपर इसके आंसर्स देकर मुझे आपने सेंड करने हैं। कुछ एक बच्चे सेंड कर रहे हैं, सारे बच्चे इस चीज़ को सेंड नहीं कर रहे, उनकी फिर रिवीजन रह जाएगी, उनको लर्न नहीं होगा कि चैप्टर के अंदर क्या था। इसके अलावा भी बच्चे, अगर आपको किसी भी चीज़ को लेके कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि ये चीज़ क्या है, और या आप उसको आपको समझ ना ही आई हो तो मे बी आपकी बुक में सब कुछ दिया हुआ है। आप अपनी बुक को अच्छे से पढ़ें, पहले चैप्टर को, और इन क्वेश्चंस के आंसर दें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मेरे कहने का, पढ़ाने का मेरा महत्व यही है कि बच्चे आपको हर एक टॉपिक समझ आए। टॉपिक में से भाषा किसे कहते हैं, भाषा के भेद क्या हैं, मातृभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, बोली क्या है, लिपि क्या है, लिपि, हर एक भाषा की लिपि कौन कौन सी है, व्याकरण भाषा के अंदर क्या काम करता है। इस तरीके से बहुत सारे हैं। मौखिक भाषा होती है, लिखित भाषा होती है, इन दोनों के एग्जाम्पल क्या हैं। तो ये सभी चीज़ें बताने का मेरा महत्व यही है कि बच्चे आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता हो। आपने चैप्टर को रटना नहीं है, आपने समझना है। समझ के करोगे तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं तो आपको बस एक रट्टा लग गया, आपने उसको बाद में आप इसको भूल जाओगे। रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। सोच समझ कर आंसर देना है और बहुत अच्छे से अपने काम को कंप्लीट करना है। धन्यवाद।